वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले मास्टर स्टेट बोर्ड हिस्ट्री हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम पढ़े थे ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी और मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज हम पढ़ने वाले डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी और नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक और चीज़ नोटिस, जो स्टूडेंट्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पहले जाके पार्ट 1 देखें, उसका पार्ट 2 देखें। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव एंड यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में द हिस्टोरीज तक हमने पढ़ा था, तो हम स्टार्ट करेंगे द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में यूरोप और हिस्टोरियोग्राफी के बीच में, डेवलपमेंट क्या हुआ था, इस बारे में पढ़ेंगे। Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in the field of philosophy and science. तो यहाँ जो 18th सेंचुरी हो गया था यूरोप में, तो यूरोप ने बहुत डेवलपमेंट कर लिया था फील्ड ऑफ फिलोसफी और साइंस में। वो रिमार्केबल था, इतना डेवलपमेंट कर लिया था। स्कॉलर्स बाय देन दे हैड टू बिलीव in the possibility of studying the social and historical truth by applying scientific method। तो स्कॉलर्स अब बिलीव करने लगे थे पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडी और सोशल हिस्टोरिकल ट्रूथ पे साइंटिफिक मेथड की मदद से। साइंटिफिक मेथड से हिस्टोरिकल ट्रूथ को बाहर निकालते थे सोशल स्टडी करके, सोशल चीज़ों के बारे में, और उसके पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और ये क्या, कौन सा हिस्ट्री सच है, कौन सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़े हैं, उसकी वजह से वो साइंटिफिक मेथड की मदद से वो लोग अपना हिस्ट्री के बारे में पता करते थे स्कॉलर्स। नाउ द फिलोसफिकल डिस्कशन फोकस मोर एंड मोर ऑन द ऑब्जेक्टिव इन द हिस्ट्री एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो अब जो फिलोसफिकल डिस्कस फोकस ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर करने लगे। तो उसके पहले 18th सेंचुरी के यूरोपियन यूनिवर्सिटी वेर इंटरेस्टेड ओनली इन द फिलोसफिकल डिस्कोर्सेस रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना। तो जो 18th सेंचुरी, उसके पहले यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ है, वो जो उनका ज़्यादा इंटरेस्ट फिलोसफिकल डिस्कोर्स पे था, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन फिनोमिना के ऊपर बार-बार घूम के जा रहा था वो उनका इंटरेस्ट। हाउ एवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगैन टू चेंज। तो ये धीरे धीरे सिनेरियो ना चेंज होने लगा। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज होने लगा सिनेरियो। फिर इन 1737 CE द गॉटिंगन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। दिस यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद 1737 सेंचुरी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी वो फाउंड किया गया जर्मनी में, और ये पहला यूनिवर्सिटी था जो इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का यूनिवर्सिटी था। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटी ऑल्सो बिकम सेंटर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी सेंटर्स बन गए हिस्टोरिकल स्टडीज़ के लिए। तो यही था हमारा डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी। तो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यूरोप में और हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, तो इस बारे में हम लोग को पढ़ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझा, तो 18th सेंचुरी तक वो यूरोप बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था फिलोसॉफी और साइंस में। वो कैसे हो पाया, क्योंकि जर्मन में हिस्ट्री को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। पहले उनका फिनोमिना पहले उनका था सिर्फ फिलोसफिकल डिस्कोर्स पे था, फिर धीरे धीरे वो चेंज होने लगे। उसके बाद वो धीरे हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर ध्यान देने लगे और हिस्टोरिकल स्टडीज़ को पढ़ने लगे। 18th सेंचुरी तक वो रिमार्केबल प्रोग्रेस कर चुके थे फिलोसफी और साइंस में हिस्ट्री के लिए। अब चलिए हम नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो बहुत अच्छे स्कॉलर्स थे, यानी कि हिस्टोरियंस थे। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। तो जो स्कॉलर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हिस्टोरियोग्राफी में कराए, यानी कि जो स्कॉलर्स ने हमें रिसर्च करके दिए हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट अस हैव अ लुक एट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू नोटेबल स्कॉलर।
तो हम कुछ फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने अपने रिसर्च से। रेने डेस्कार्टिस। Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. तो रेने डेस्कार्ट एक बहुत अच्छे स्कॉलर थे। उन्होंने वेरीफाइंग द रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट का फाउंड किया था। उनकी वजह से वेरीफाइंग और रिलायबिलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो जाता है, यानी कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके उनको एग्जामाइन करके हिस्ट्री के बारे में पता करना उन्होंने स्टार्ट किया। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following, तो बाकी रूल्स के हिसाब से उन्होंने जो एक बुक दी थी डिस्कोर्स ऑन द मेथड, तो उसमें क्या था, द फॉलोइंग इज सपोज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड ऑफ रिसर्च। तो उसके वो जो बुक की मदद से बहुत अच्छा साइंटिफिक मेथड रिसर्च में इम्पैक्ट होगा। नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। जब तक के लिए पूरे सभी डाउट नहीं क्लियर होते तब तक के लिए कुछ ट्रू नहीं कहना चाहिए, उन्होंने बोला। उसके बाद नेक्स्ट हिस्टोरियन नोटेबल स्कॉलर है वोल्टेयर। वोल्टेयर्स ओरिजिनल नेम वॉज फ्रैंकोइस मैरी एरोइट। फ्रैंकोइस मैरी एरोइट उनका रियल नेम था वोल्टेयर का। ही वॉज फ्रेंच, यानी कि वो फ्रेंच से थे, वो फ्रेंच है। He opined that along with objective truth and chronological historical event considering social tradition, trade, economic, agriculture, etc. was equally important in historiography. तो इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजिकल हिस्टोरिकल इवेंट करते हैं हिस्ट्री को पता करने के लिए, उसमें सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बाकी चीज़ें हैं उतना ही बराबर इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी में। It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. तो ये बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है हिस्ट्री राइटिंग के लिए, कि जो ट्रेडिशन, सोशल, क्रोनोलॉजिकल इवेंट होते हैं उनको पता किया जाता है रिसर्च में, तो उनके सोशल ट्रेडिशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर जितना बराबर इंपॉर्टेंट है वो बहुत ह्यूमन लाइफ में एक्सपेक्ट देता है इंपॉर्टेंट हिस्ट्री राइटिंग के लिए। Thus, it is said to be that Voltaire was the founder of modern historiography. इसलिए वॉल्टर को मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी का फाउंडर भी कहते हैं। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिच हेगल, ये भी एक बहुत अच्छे नोटेबल फिलोसोफर थे। हेगल वॉज अ जर्मन फिलोसोफर। ही स्टेटेड that historical reality should be presented in a logical manner. तो जो ये इंसिस्ट करते थे कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी होते थे शुड बी प्रेजेंटेड इन लॉजिकल मैनर, एक लॉजिकल मैनर में होना चाहिए। टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस। जो टाइमलाइन होता है हिस्टोरिकल इवेंट का वो इंडिकेटिव प्रोग्रेस में होता है। He also thought the presentation of story is bound to change over time. तो ये उन्होंने ये भी थॉट किया कि जो प्रेजेंटेशन ऑफ स्टोरी होता है एक चेंज ऑफ टाइम के साथ होता है। ऐसा न्यू एविडेंस, एक न्यू एविडेंस बाहर आता है उसकी मदद से। With Hegel philosophy, many scholars were convinced that historical method was not lesser quality, though they differed from scientific methods. तो जो हेगल फिलोसफी के हिसाब से मैनी स्कॉलर्स उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स ने कन्विंस किया कि हिस्टोरिकल मेथड एक लेसर क्वालिटी थ्रू नहीं है, थ्रू दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड, या वो सिर्फ साइंटिफिक मेथड से नहीं डिफर हो सकता। द कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश्ड इन अ बुक। तो जो इसके कलेक्शन और इसके लेक्चर आर्टिकल्स थे वो पब्लिश एक बुक में हुए थे जिसका नाम था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक इज़ वेल नोन रीजन ऑफ हिस्ट्री। इनके बुक को बहुत ही वेल नोन था रीजन ऑफ हिस्ट्री नेम से।
इट इज़ गुड टू नो दिस, ये सब आपको रीड अच्छे से करना चाहिए, आप लोग रीड करिए इसको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर के पास जाते हैं। लेपर्ड वॉन रैंक। लेपर्ड वॉन रैंक के हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द 19th century was greatly influenced by the thought of लेपर्ड वॉन रैंक के। तो 19th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था लेपर्ड वॉन रैंक की थॉट की वजह से, और बर्लिन यूनिवर्सिटी में से। ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, उन्होंने क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में बताया था। ही पुट एम्फेसिस ऑन द आउटमोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने एम्फेसिस किया था कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मदद से पास्ट के बारे में। ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट एसोसिएट विद हिस्टोरिकल इवेंट नीड टू बी एग्जामाइंड, उन्होंने ये भी स्टेट किया कि जितने भी सभी टाइप्स के डॉक्यूमेंट को हमें एग्जामाइन करना चाहिए हिस्टोरिकल इवेंट को पता करने के लिए, विद ग्रेटेस्ट केयर, बहुत केयर से, ध्यान से। ही बिलीव दैट विथ दिस मेथड इट वॉज पॉसिबल टू रीच द हिस्टोरिकल ट्रूथ, तो उन्होंने बिलीव था कि इन सभी मेथड से पॉसिबल था कि हिस्टोरिकल ट्रूथ को तक पहुँचने के लिए। ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ स्टोरी, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ स्टोरी, नरेशन ऑफ हिस्ट्री के। कलेक्शन ऑफ हिज आर्टिकल इज पब्लिश इन 2 बुक्स, तो इसके इनके जो आर्टिकल्स है लेपर्ड वॉन रैंक के वही बुक में पब्लिश हुए थे, जिसका नाम था द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये दो बुक में उनके पूरे आर्टिकल्स लिखे थे। नेक्स्ट स्कॉलर है कार्ल मार्क्स। In the latter half of the 19th century, a new school thought arose keeping view new thesis formulated by Karl Marx। तो धीरे धीरे रिवॉल्यूशन होते होते यानी कि ग्रेजुअली चेंज होते हुए हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी हो चुका था, एक नया स्कूल अरोज हो चुका था न्यू थेसिस की मदद से, जिसको किया गया था फॉर्मुलेट कार्ल मार्क्स की मदद से। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हिस्ट्री वॉज नॉट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ नहीं था, इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, वो लिविंग पीपल के बारे में था। वो ह्यूमन रिलेशनशिप आर saved by the fundamental need of people and ownership as the nature of relevant production of meet those needs, यानी कि वो ह्यूमन रिलेशनशिप को फंडामेंटल नीड ऑफ पीपल के ओनरशिप और नेचर रिलेवेंट के प्रोडक्शन में मीट किया जाता है। यानी कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस सिर्फ ह्यूमन रिलेशनशिप से नहीं, उसके फंडामेंटल नीड्स से भी है, उसकी ह्यूमन रिलेशनशिप को सेव करता है उसके नीड्स के हिसाब से, और ये नेचर से रिलेटेड है। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल, तो जो एक्सेसिबिलिटी मीन्स थे बहुत सारे स्ट्रेटा के वो सोसाइटी में इक्वल नहीं थे। दिस इक्वलिटी कॉसेस अ डिवीजन ऑन द सोसाइटी इनटू क्लासेस, तो जो ये अनइक्वलिटी की वजह से ना डिफरेंट सोसाइटी क्लास बन चुके थे, लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, क्लास में स्ट्रगल होने लगे। अकॉर्डिंग टू मार्क्स ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट द रेस्ट ऑफ क्लासेस, तो क्लास जो ओन्स द मीन्स प्रोडक्शन की मदद से इकोनॉमिक एक्सप्लॉइट कर रहे थे रेस्ट ऑफ क्लास की वजह से। दास कैपिटल A treatise written by him is the most referred book all over the world, तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इसे एक ऐसा ट्रीटाइज किया गया कि सबसे ज़्यादा रेफर किया गया बुक है ये वर्ल्ड में, दास कैपिटल। नेक्स्ट है अनल स्कूल। एट द वन सेट ऑन सेट
of the 20th century, new school of historiography arose in France. तो धीरे डेवलप होकर धीरे टाइम गुजरता गया, 20th सेंचुरी आ गए. अब एक न्यू स्कूल अरोज हुआ जिस फ्रांस में, विच इज़ नोन एज एनालिस्ट स्कूल. एनालिस्ट स्कूल gave a new direction in history writing. It was recognized now that history is not about the political event, kings, leader, and accordingly political diplomacy, and but also about the climate, local people, agriculture, means of communication, philosophy, etc. तो इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि सिर्फ हिस्ट्री पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं था, वो किंग के बारे में नहीं था, सिर्फ ग्रेट लीडर्स, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, वॉर्स, ये सब के बारे में सिर्फ नहीं था, बल्कि क्लाइमेट के बारे में था, लोकल पीपल के बारे में है, एग्रीकल्चर के बारे में है, ट्रेड के बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिवीज़न एंड देयर कलेक्टिव फिलोसॉफी. ये सब भी उस हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल पीपल धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, कि उनके ड्रेसिंग चेंज होती है, क्लाइमेट धीरे धीरे चेंज होते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर के टाइप्स चेंज होते आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे ग्रो एडवांस होती गई है. हिस्ट्री में ये सब भी इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर, सिर्फ यही नहीं. इन द हिस्टोरिकल टाइम्स द एनालिस्ट स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय द फ्रेंच हिस्टोरियन. तो ये जो एनालिस्ट स्कूल था ये फ्रेंच हिस्टोरियन ने स्टार्ट किया था. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्टिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन. तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या था, इसका मतलब कि रिस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया गया है पर्सपेक्टिव ऑफ वुमन के हिसाब से. द राइटिंग ऑफ सिमोन डी वेबर. The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamental of feminism. तो सिमोन डी वेबर एक हिस्टोरियन थी, उन्होंने हेल्प किया कि फंडामेंटल फेमिनिज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए. सी वॉज फ्रेंच, वो फ्रेंच से थी. द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एम्फेसाइजेज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री. यानी कि जो फेमिनिस्ट हिस्ट्री था वो सिर्फ यही नहीं किसी भी वुमेन को इंक्लूजन किया गया हिस्ट्री में, बल्कि रीथिंकिंग के जो मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री है उनको रीथिंक करके उनको चेंज किया गया है. इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस टू डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ. तो इन्होंने ये ड्रोव होता है हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस किया जाए कि उनके वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स की लाइफ के ऊपर फोकस किया जाए, सच एज देयर एम्प्लॉयमेंट, देयर रोल इन ट्रेड यूनियन. यानी कि मेन एक्सपेक्ट किया जाए जैसे उनके एम्प्लॉयमेंट पे, उनके ट्रेड यूनियन, उनके मेन रोल कहाँ कहाँ के थे ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट्स में, वर्किंग ऑन द कॉज, देयर फैमिली, ये सब भी उनके इंक्लूजन हो उसमें हिस्टोरिकल रिसर्च में वुमेन के. इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 1990 वुमेन वेर पोर्ट्रेट एज एन इंडिपेंडेंट सोशल कास्ट. तो फिर हिस्टोरिकल राइटिंग में 1990 में वुमेन को पोर्ट्रेट किया गया इंडिपेंडेंट सोशल कास्ट में. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं मिचेल फौकॉल्ट. The French historian of the 20th century Michel Foucault brought forth a new concept in historiography. तो 20th सेंचुरी में मिचेल फोकॉल्ट ने उन्होंने एक फोर्थ किया नए कॉन्सेप्ट का हिस्टोरियोग्राफी. ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज आर्ग्यूड दैट द प्रिवेलिंग ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल इज नॉट राइट. उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो प्रैक्टिस किया जाता है अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट को उनके क्रोनोलॉजिकल में इस बराबर नहीं है. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain various transitions in the past. यही नहीं कि उन्होंने ये अटेंशन दिया कि फैक्ट जो आर्कियोलॉजी ने किया है अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ को बाहर निकाला है, सिर्फ वही नहीं बट अटेम्प्ट उनको वेरियस ट्रांजिशन में पास्ट में उनको अटेम्प्ट करना चाहिए.
Foucault felt that explaining the transition in history is more important. उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ट्रांजिशन इन हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. ही कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. उन्होंने अपने मेथड को कॉल किया आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as physiology, psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. उन्होंने अनएक्नॉलेज किया एरियाज में हिस्टोरियन सच एज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में एनालाइज किया जाए, साइंस ऑफ मेडिसिन के बारे में एनालाइज किया जाए, प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एनालाइज किया जाए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में एनालाइज किया जाए उन्हें. थर्स द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी केप्ट कंटिन्यूसली एक्सपांडिंग. ऐसे ही धीरे धीरे जो हिस्टोरियोग्राफी का स्कोप है बहुत एक्सपांड होने लगा धीरे धीरे. द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री वेरियस सब्जेक्ट लाइक लिटरेचर, स्कल्पचर, ड्राइंग एंड म्यूजिक, ड्रामा, फिल्म्स एंड एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस. तो राइटिंग ऑफ हिस्ट्री में लिटरेचर आने लगे, स्कल्पचर आने लगा, ड्राइंग आने लगा, पेंटिंग लगा, ये सब बहुत सारे चीज़ें प्रैक्टिस में आने लगे हिस्टोरियोग्राफी में. तो चलिए यहीं पे चैप्टर हमारा एंड होता है. इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.